स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को केडीवी लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की नॉन स्टॉप खबरों की ओर। तो आज की बिहार की टॉप खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बना लिया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि लगभग हर साल आधी बिहार बाढ़ में डूबे हुए रहते हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित रहता है। लेकिन अब बाढ़ से बचने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। यह 216 योजनाओं पर करीब 447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने खास तैयारी की है। अब तक 216 करोड़ अलग अलग योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं का लक्ष्य नदी किनारे बसे इलाकों में पानी का बहाव नियंत्रित करना और फिर बाढ़ का असर कम करना है। इन योजनाओं के तहत बांधों का मजबूत निर्माण, नालों की खुदाई, पानी को नियंत्रित करने वाले ढांचे और जल निकासी के सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। इससे बाढ़ के समय लोग और उनकी फसलें सुरक्षित रह सकेगी और सीमा इलाकों में बाढ़ के कारण होने वाली तबाही से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह खर्च सिर्फ इमरजेंसी स्थितियों में नहीं बल्कि हर साल बाढ़ से पहले तैयारी के लिए भी किया जाएगा। इससे बिहार के उन हिस्सों में राहत मिलेगी जो बरसात के समय सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार हर महीने 15,000 रुपए युवाओं को देंगे। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक नई सहायता योजना का ऐलान किया है। यह नई सहायता योजना, इसके तहत योग्य और पात्र युवाओं को हर महीने 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे रोजगार खोजने, कौशल सीखने और स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम हो सके। जी हाँ, योजना के तहत लाभ पाने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सरकार द्वारा तय शैक्षणिक आय और फिर अन्य योग्यता मानदंड को पूरा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता और फिर 10वीं 12वीं प्रमाण पत्र। सरकार का उद्देश्य है कि ये सहायता उन युवाओं को सीधे मिले जो नौकरी की तलाश में हैं या फिर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें शिक्षा तथा व्यवसाय में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ मैं भी बेरोजगार। ये आप लिखिए, हाँ मैं भी बेरोजगार, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने बेरोजगार लोग हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो भी आप लिखिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जो भी आपका मतलब बिजनेस है या फिर जो आपका वर्क है, कोई भी आप काम करते हैं तो आप अपना वर्क का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब बिहार के हर किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम बिहार सरकार करेगी। इसमें 15,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं से हर खेत तक बिहार सरकार पानी पहुंचाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि किसानों के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है बिहार सरकार। बिहार सरकार ने कृषि और सिंचाई में बड़े परिवर्तन के लक्ष्य के साथ 15,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य बिहार के लगभग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है ताकि किसान अपनी फसल को समय पर और पर्याप्त पानी दे सके। सरकार का मानना है कि इस परियोजना के लागू होने से किसानों की उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी। लंबे समय से बारिश पर निर्भर रहने वाले कृषि क्षेत्र में पक्की सिंचाई से किसान बेहतर फसल उगा सकेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और कटाई बुआई का जोखिम कम होगा। यह योजना के तहत नए केनाल, ट्यूबवेल, जल वितरण नेटवर्क और पंप सिस्टम लगाए जाएंगे। ये परियोजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, क्योंकि निर्माण कार्य और फिर सिस्टम इंस्टॉलेशन में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ किसानों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद भी बढ़ गई है। दोस्तों अब बिहार के हर गर्ल्स हॉस्टल की जांच होगी। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने गर्ल्स हॉस्टलों में हो रही अनियमितताओं की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। अब बिहार के हर गर्ल्स हॉस्टल की विस्तार से जांच की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि वहां पर सुरक्षा, साफ सफाई, भोजन, रहने की सुविधाएं और फिर प्रशासनिक नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। जांच के बाद अगर किसी हॉस्टल में लापरवाही, नियमों का उल्लंघन या संचालकों की कोताही पाई जाती है
तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह इसका मकसद छात्रों की सुरक्षा और फिर मानसिक शांति को सुनिश्चित करना है, जहाँ वहीं पर ताकि उन्हें पढ़ाई के साथ आरामदायक और सुरक्षित रहने का माहौल मिले। जब सरकार की ये पहल उन कई मामलों के बीच आई है जहां पर छात्रों और फिर अभिभावकों ने हॉस्टल व्यवस्थाओं को लेकर की शिकायतें दर्ज कराई थी। अब जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगी ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना दोहराई जा सके। दोस्तों, बिहार से एक प्रेमी प्रेमिका का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर एक प्रेमी प्रेमिका का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रात के अंधेरे में एक लड़का लड़की को आपत्तिजनक हालात में दिखाया गया है। इस क्लिप को देख करके स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और कुछ ग्रामीण वहां पर पहुंच गए हैं। हम आपको एक क्लिप नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। मामला कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के पटना का है, जहाँ गाँव वालों ने दोनों को उसी अवस्था में पकड़ लिया और फिर विरोध जताया। यह घटना के बाद भीड़ की प्रतिक्रिया और विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड करके कर लिया है, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया है। पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है और हैशटैग के साथ फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं पर स्थानीय लोग भी निजी मामलों को सार्वजनिक करने पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मामले पर? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, अगर आपका भी पीएम किसान योजना की किस्त आ रही है यानी कि पैसा आ रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही अगली किस्त जारी कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और फिर बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं की है उनकी किस्त अटक सकती है। कई बार तकनीकी गड़बड़ी, नाम की स्पेलिंग में गलती या फिर बैंक खाते की समस्या के कारण भुगतान रुक जाता है। इसलिए किसान अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि किस्त समय पर मिले तो फिर आज ही अपना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, आधार सत्यापन और फिर बैंक डिटेल की ठीक करवा लें। जब छोटी सी लापरवाही भी भुगतान में देरी कर सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि सही लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसलिए दस्तावेजों की जांच इस बार ज्यादा सख्ती से की जा रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनकी साधारण और सादगी भरा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। हाल ही में निशांत को वृंदावन की यात्रा करते देखा गया, जहां पर वे साधारण कपड़ों और फिर सामान्य तरीके से हवाई में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि टोटो में। उनकी ये सादगी कई लोगों को प्रभावित कर रही है, खास करके मीडिया और फिर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर चर्चा में है। इसका असर यह है कि कई लोगों ने निशांत की सादगी और फिर परिवार का आत्मीय पक्ष देखा है, जो कि अक्सर राजनीति की तेज रफ्तार के बीच कम ही दिखता है। इस पर तेज प्रताप यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निशांत की सादगी की सराहना करते हुए कहा कि राजनीति में दिखावा कम और असलियत ज्यादा मायने रखती है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर नेता और फिर उनके परिजन साधारण जीवन अपनाएं तो फिर जनता के बीच भरोसा बढ़ता है। दोस्तों, बिहार का एक अनोखा केस सामने आया है, जहां पर गांव के सभी ब्राह्मणों पर एफआईआर किया गया है। जी हां, सभी ब्राह्मणों पर एफआईआर। मामला बिहार के दरभंगा जिला से है, जहां से चौंकाने वाला सामने आया है। जहां दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के एक गांव से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूरे ब्राह्मण समुदाय के लोगों के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद गाँव में हरकंप मच गया है और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। यह बताया जा रहा है कि गांव में किसी विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जो बाद में बढ़ करके बड़े टकराव में बदल गया। आरोप है कि एक समूह ने, एक गुट ने मिलकर के मारपीट और हंगामा किया, जिसके बाद शिकायत आधार पर पुलिस ने सामूहिक रूप से नामजद मामला दर्ज कर लिया। इसी आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। जब वहीं पर गांव के लोगों का दावा है कि निर्दोष लोगों को भी केस में फंसा दिया गया है। जब फिलहाल मामले की जाँच जारी है और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी। दोस्तों, अगर आप भी बिहार से बाहर रहते हैं और बिहार आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं बिहार में, तो आपके लिए मुश्किल भरा
सफर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, ट्रेन पूरा फुल हो गया है। जहाँ होली के त्यौहार से पहले बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रेलवे टिकट मिलना अब आसान नहीं रह गया है। यात्रियों ने बताया है कि बहुत सी ट्रेनें पहले ही फुल हो चुकी है और अब उपलब्ध सीटें या फिर जो महंगी है और फिर लंबी वेटिंग लिस्ट में है, जिसकी वजह से टिकट नहीं मिल रही है। इस वजह से कई यात्रियों को मुश्किल विकल्प चुनना पड़ रहा है। कुछ लोग बस, कार या फिर हवाई मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य लोग टिकट की वेटिंग लिस्ट में बने रहने के अलावा विकल्प खोज रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के समय इतनी भीड़ होती है कि टिकट पाना लगभग असंभव सा लगता है। जहां रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से कहा कि अगर कहीं उम्मीद है तो फिर ऑनलाइन चार्ट तैयार होने से पहले टिकट की स्थिति देखें या फिर अन्य ट्रेन रूट चुनें। लेकिन ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि होली के लिए घर लौटना इस बार पहले से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो ऐसे में अगर आप भी बाहर के रहने वाले हैं तो आप भी बताइए कि क्या सच में वहां से घर लौटने में चुनौतीपूर्ण है, या फिर अगर आप टिकट नहीं बनाए तो क्या सच में टिकट बनाने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे ट्रेन टिकट हो या फिर कहीं और। आप ये भी बताइए कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, बिहार से बाहर कहाँ रहते हैं, किस जिला में रहते हैं और क्या काम करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। हम पूरा कमेंट पढ़ते हैं और उनसे ऑब्जर्व करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लोग कहां हमें देख रहे हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब अगर किसान ने पीएम किसान आईडी या फिर पीएम किसान ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो फिर पैसे अटक सकते हैं और अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है, कहा कि आधार, बैंक खाता और फिर पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर को आपस में जुड़ना अनिवार्य है। कई किसानों के रिकॉर्ड में आईडी या फिर एंड्रॉयड आधार लिंकिंग सही से नहीं होने की वजह से पिछले किस्त में भी भुगतान में देरी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये रूल ज़्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। जब किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी और पीएम किसान आईडी तुरंत अपडेट कर ले। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो फिर अगली किस्त उनके बैंक खाते में नहीं आ पाएगी और भुगतान रुका हुआ रहेगा। दोस्तों, बिहार चुनाव के बारे में एडीआर की हाल ही हुई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीजेपी के विधायकों ने बाकी पार्टियों की तुलना में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किया है। इस खर्च में प्रचार, रैली, मीडिया और अन्य चुनावी गतिविधियां शामिल होती है। यह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नागेंद्र राउत ने बेहद कम खर्च में चुनाव जीत लिया है। उन्होंने केवल 79,000 में ही चुनाव को सफल बनाया है, यानी कि 79,000 रुपये पैसे खर्च करके चुनाव जीत गया। यह आंकड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आमतौर पर चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नागेंद्र राउत ने बेहद कम बजट में जीत हासिल की है। एडीआर की रिपोर्ट में अलग अलग विधायकों के खर्च का भी ब्यौरा दिया गया है, जिससे पता चलता है कि कोई उम्मीदवार लाखों खर्च कर रहा है तो फिर कहीं कम संसाधनों में ही बेहतर रणनीति काम आई है। जैसे ये साफ होता है कि चुनाव जीतने के लिए हमेशा भारी खर्च जरूरी नहीं होता है। लोकप्रियता, जमीनी काम और रणनीति भी बड़ा रोल करती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर के एक स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। बिहार में जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल और अपडेट रखने के लिए ये सर्वे अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि जमीन विवाद, रिकॉर्ड गड़बड़ी और नक्शों की समस्या को लेकर के दूर किया जा सके। डेडलाइन को लेकर के विजय सिन्हा ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर निर्धारित समय के भीतर भूमि सर्वे पूरा नहीं होता है तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर असर वाला निर्णय लिया जाएगा। इसका मकसद अधिकारियों को काम को समय पर पूरा करने की प्रेरणा देना है। वहीं पर सरकार का कहना है कि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, नक्शों का सही मिलान और जमीन से जुड़े हुए मामलों का अपडेट होना किसान और फिर जमीन मालिकों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगर सर्वे समय पर नहीं हुआ तो फिर प्रभावित अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे, जिससे कार्य में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, नीट छात्रा मौत मामले को लेकर के पप्पू यादव ने लगातार तीखा बयान दिया था और विवादित टिप्पणियां भी की थी, जिस पर अब जेडीयू ने सीधा पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा है कि ऐसे बयान किसी संवेदनशील मामले में देना ठीक नहीं है और ऐसे लोग ही सांसद होते हैं। ये एक सामूहिक पदवी है, लेकिन जिम्मेदारी और फिर समझदारी की अपेक्षा भी होती है। जेडीयू का कहना है कि जिस मामले में कोर्ट और फिर जांच एजेंसियां सक्रिय है उस पर राजनीति करना स्थिति
को और अधिक भावनात्मक बना देता है। उन्होंने पप्पू यादव के बयानों को असंगत और फिर असंवेदनशील बताया है और कहा है कि नेताओं को स्थिति को भुनाने की बजाय समझदारी से सोच करके बोलना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस फिर से तेज हो गई है। कुछ लोग जेडीयू के रुख का समर्थन कर रहे हैं कि नेताओं को संवेदनशील मामलों में संयम रखना चाहिए, वहीं पर अन्य इसका जोर मतदान और फिर सियासी लाभ से जोड़ करके देख रहे हैं। दोस्तों, संसद भवन में राहुल गांधी ने घोषणा की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास किताब भेंट करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये किताब न सिर्फ इतिहास का दस्तावेज है बल्कि वो एक संदेश भी देती है। वे संदेश है लोकतंत्र में बहस, विचार और संतुलन की आवश्यकता। राहुल गांधी ने बयान में कहा कि किताब की थीम विचारों के टकराव से सीखने पर आधारित है और फिर इसे संसद में भेंट करने का उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व के बीच संवाद और फिर विचार की गरिमा को रेखांकित करना है। जहाँ उनका कहना था कि लोकतंत्र बहुत बहुमत से नहीं बल्कि बहस और फिर तर्क से भी चलता है। राजनीतिक हलकों में ये कदम चर्चा का विषय बन गया है। कुछ नेताओं ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है कि वर्तमान समय में भी विचार परिवर्तन और फिर विमर्श का स्थान महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ का मानना है कि ये राजनीतिक संदेश के साथ दिया गया एक प्रतीकात्मक तोहफा है। दोस्तों, ट्रेन में तय स्टेशन से सीट नहीं पकड़ने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के टिकट बुकिंग नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। अब अगर कोई यात्री अपने तय स्टेशन से सीट नहीं पकड़ता है और पहले ही उतर जाता है तो फिर उस सीट को तुरंत सिस्टम में खाली माना जाएगा और दूसरे यात्रियों को अलॉट कर दिया जाएगा। इस बदलाव के साथ ट्रेन टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई को भी बड़ी सख्तियां दी गई है। जब टीटीई अब केवल टिकट चेक करने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वह सीट की असल स्थिति को तुरंत अपडेट कर सकता है। यानी कि यदि कोई यात्री तय स्टेशन पर खुद को टिकट वाली सीट पर नहीं पाता तो फिर वह टीटीई अपनी रिपोर्ट के आधार पर उस सीट को एक्टिव रूप से खाली बताने का अधिकार रखेगा। जब रेलवे का मानना है कि इससे सीट का दुरुपयोग कम होगा और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को मौके पर ही सीट मिलने का मौका बढ़ेगा। इससे यात्रा के दौरान सीट उपलब्धता का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और कई यात्रियों को समय पर सफर में आसान राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार के सियासी परिदृश्य में एक नया विवाद उभर आया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जारी विवाद के बीच अनंत सिंह ने जेल जाते समय तेजस्वी यादव को एक चौंकाने वाला सुझाव दिया है। अनंत सिंह ने कहा कि अगर वर्तमान स्थिति ऐसी ही रही तो तेजस्वी को अगली बार दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी हाँ, यह प्रतिक्रिया उन राजनीतिक घटनाओं के बीच आई है जिनमें तेजस्वी को पार्टी के समर्थन, गठबंधन रिश्तों और फिर संभावित मुकदमों को लेकर के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अनंत सिंह का कहना है कि राजनीतिक मजबूरियां कई बार नेताओं को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, और फिर ये बयान इन्हीं संदर्भ में माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को राजनीतिक रणनीति और फिर गठबंधन के खेल के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में शराब तस्करी का अनोखा जुगाड़ सामने आया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार में शराब तस्करी के एक नवीन तरीके का खुलासा हुआ है जिसे पकड़ने में नीतीश सरकार की पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार तस्कर शराब की होलसेल खेप को अलग अलग नकली ढंगों से छिपा करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे ये लगे कि वे बिना लाइसेंस वाली शराब नहीं है। तब पुलिस को सूचना मिली है कि कुछ लोगों ने नकली कागज, कवर और फिर ट्रक को संयोजन करके बड़ी मात्रा में शराब कोताही से ले जाने की योजना बनाई थी। जैसे ही पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ाई, तस्करी के नेटवर्क की डिटेल पकड़ में आई और वाहन सहित बड़ी खेप को कब्जे में ले लिया गया। इस कार्रवाई में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जब पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि ये जुगाड़ बेहद सूक्ष्म और फिर छलपूर्ण था। शराब को अन्य सामान के बीच छिपाकर और फिर नकली बिल बना करके भेज दिया जा रहा था। जब राज्य के सख्त शराब नीति के बावजूद भी तस्करी करने वालों पर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से अगवा करके एक युवक को बिहार के श्रीनगर इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। युवक को 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अगवा किया गया था, लेकिन बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात तक की छानबीन के बाद उसे मुक्त कराया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्त में आए लोग मिलकर के अगवा करने और फिर फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे। जब बरामद युवक सकुशल और पूछताछ जारी है ताकि बाकी नेटवर्क को भी पकड़ लिया जाए। पुलिस का कहना है कि समय पर सही सूचना मिलने और फिर त्वरित कार्रवाई से मामला सुलझा है और फिर आगे भी ऐसे कांडों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इससे इलाकों में सुरक्षा की भावनाओं को मजबूती मिलेगी और फिर अपराधियों के मनोबल को कम करने में मदद मिलेगी।
दोस्तों बिहार में 29 जिलों के पंचायत सचिवों के खिलाफ बड़ा एक खुलासा हुआ है, जब विभागीय जांच में ये पाया गया है कि बैठक के बजाय कई पंचायत सचिव वीडियो कॉल के जरिए खेल कूद या फिर अन्य गैर जरूरी गतिविधियों में लगे हुए थे, जबकि उन्हें काम के समय पंचायत से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग और फिर निगरानी करनी थी। ये खुलासा उसी दौरान किया गया जब एक ऑनलाइन वीडियो कॉल में कई सचिव की स्थिति रिकॉर्ड हुई, जिससे विभाग को स्पष्ट सबूत मिल गए। जब रिकॉर्डिंग में कर्मचारियों का ध्यान काम से हट करके कहीं और लगना साफ दिखा है। इसे काम की उदासीनता माना है। जब अब विभाग सख्त कदम उठाने वाले हैं, दोषी सचिवों की सैलरी में कटौती, चेतावनी और आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि पंचायत की सेवाएं जनता की भलाई के लिए है और उनमें लगातार मनोयोग से काम करना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। दोस्तों आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के बड़े नेता ने पाला बदल दिया है। जी हाँ, क्योंकि जेडीयू का दामन थामने वाले। जब बिहार की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता ने राजनीतिक दिशा बदलने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वे आज ही अपनी नई पार्टी की सदस्यता लेंगे और फिर जेडीयू का दामन थामेंगे। दोस्तों बिहार सरकार ने शिक्षा को मजबूत करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 तक बिहार के 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसका मकसद ये है कि गांव कस्बों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े और फिर स्थानीय स्तर पर ही पढ़ाई का अवसर मिल सके। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में बुनियादी सुविधाओं से लैस कॉलेज खोले जाएंगे, जिनमें विज्ञान, कला और फिर वाणिज्य जैसे प्रमुख पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान होगी और पढ़ाई लिखाई में सुधार आ जाएगा। दोस्तों अश्लील गानों पर सख्ती अब होगी, नियम तोड़ने पर सीधे जेल होंगे। जी हाँ, अब बिहार में अश्लील गाने बजाने वालों की खैर नहीं है। गृह मंत्री ने पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जगहों, आयोजनों और डीजे पर अश्लील गाने बजाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह नियम तोड़ने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि जेल भी भेजा जा सकता है। यह सरकार का कहना है कि ऐसे गाने समाज में गलत माहौल पैदा करते हैं और बच्चों और फिर युवाओं पर बुरा असर डालते हैं। यह इसलिए अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को साफ कहा गया है कि शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंच करके गाना बंद कराएं और दोषियों पर केस दर्ज कराएं। जब वहीं पर प्रशासन का दावा है कि इस फैसले से सामाजिक माहौल बेहतर होगा और फुहरता पर रोक लगेगी। जी हाँ, अब अगर कहीं भी अश्लील गाने बजे तो फिर समझ लीजिए कि कार्रवाई तय है। दोस्तों बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, अब नहीं रुकेंगे। अब वे 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और फिर अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद होगी, जब वे गाँव-गाँव जाकर के लोगों की समस्या सुनेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। जब बिहार से सबक लेकर के अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं में भी इस यात्रा को लेकर के उत्साह है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की ये पहल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर सकती है। अब देखना होगा कि जनता इस नए प्रयास को कितना समर्थन देती है। दोस्तों बिहार के गया जिला में जिंदा दारोगा का पिंडदान किया गया है। जी हाँ, जिंदा दारोगा का पिंडदान। दरअसल बिहार के गया जिला से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक मानवाधिकार वकील ने पुलिस सिस्टम से परेशान होकर के जिंदा दारोगा का पिंडदान कर दिया। जिस अनोखे विरोध के जरिए वकील ने पुलिस पर अन्याय और मनमानी का आरोप लगाया है। जब पुलिस का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद दारोगा ने कार्रवाई नहीं की है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। इसी गुस्से में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दारोगा को मरा हुआ सिस्टम बताते हुए पिंडदान किया है। ये मामला सामने आते ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कानून के रखवाले ही न्याय नहीं देंगे तो फिर आम जनता कहां जाएगी। इस घटना की खबर सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। कुल मिलाकर के ये विरोध सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और फिर पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। दोस्तों बिहार को अब सिर्फ खेती और मजदूरी का राज नहीं बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार में डिफेंस सेक्टर के जरिए करीब 1 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा कि बिहार में हथियार निर्माण, गोला बारूद, मशीनरी और फिर रक्षा से जुड़े हुए उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा। यह सरकार निवेशकों को जमीन, बिजली और फिर सुविधाएं
उपलब्ध कराएगी ताकि कंपनियां बिहार में फैक्ट्री खोले। सम्राट चौधरी ने बताया है कि इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम होगी बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जहाँ गांव से लेकर के शहर तक युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर सरकार का सपना है कि बिहार आने वाले वर्षों में देश का बड़ा डिफेंस हब बने और फिर यहाँ पर बने उत्पाद देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाए। दोस्तों, नेपाल बॉर्डर से बिहार में जाली नोटों का खेल चल रहा है। जहां पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हुआ है। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान बिहार में जाली नोट खपाने की साजिश रच रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के छपे नकली नोट पहले नेपाल भेजे जाते हैं, फिर वहां से तस्करों के जरिए बिहार के सीमावर्ती जिलों में पहुंचाए जाते हैं। इन नोटों को छोटे कारोबारियों, ग्रामीण इलाकों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आसानी से चलाया जा रहा है ताकि किसी को शक न हो। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस नेटवर्क में स्थानीय एजेंट, नेपाल के दलाल और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल है। जब कई बार नोटों की खेप बस, बाइक और फिर यहाँ तक कि पैदल रास्तों से भी लाई जाती है। मकसद है भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और अवैध कमाई करना। यह पुलिस ने हाल के दिनों में कई जगह छापेमारी करके जाली नोट बरामद किए हैं और फिर कुछ तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। अब बॉर्डर इलाकों में निगरानी और फिर सख्त कर दी गई है। यह प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को संदिग्ध नोट मिले तो फिर तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि इस जाली नोट के नेटवर्क पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के सकोर सतभिट्टा फौजी कैंप को लेकर के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर के इस पर रोक लगाने की मांग की है, वहां से कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। जी हां, हालांकि अभी बना नहीं है लेकिन कहीं और बनाने की मांग की है। दरअसल बात यह है कि फौजी कैंप के लिए उड़जाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर के स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर के बड़ा कदम उठाया है। जहां सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा कि जिस जमीन पर फौजी कैंप स्थापित करने का प्रस्ताव है वह बेहद उपजाऊ है और किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है। इस भूमि के अधिग्रहण से सैकड़ों किसान परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया है कि इस फैसले पर पूर्ण विचार किया जाए और कैंप के लिए किसी वैकल्पिक अनुपयोगी या फिर गैर कृषि भूमि का चयन किया जाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो और फिर क्षेत्र की कृषि व्यवस्था भी सुरक्षित रहे। डॉक्टर जावेद आजाद ने यह भी लिखा है कि किशनगंज जैसे सीमावर्ती और फिर कृषि प्रधान जिले में खेती ही लोगों की आर्थिक रीढ़ है। यहाँ की जमीन न सिर्फ उपजाऊ है बल्कि हजारों परिवारों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। ऐसे में उपजाऊ खेतों को अधिग्रहण करना सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से नुकसानदायक साबित हो सकता है। जहाँ सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, जहाँ हम भी इसको लेकर चिंतित हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसानों की जमीन छीनना समाधान नहीं हो सकता है। जहाँ अगर सरकार चाहे तो फिर आसपास ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए फौजी कैंप स्थापित किया जा सकता है। यह मामला खासतौर पर किशनगंज जिले के बहादुरगंज और कोचादामन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग खेती पर निर्भर है। स्थानीय ग्रामीण पहले से ही इस प्रस्ताव का विरोध जता रहे हैं और फिर वैकल्पिक जमीन की मांग उठा रहे हैं। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के इस पत्र के बाद किसानों और फिर आम लोगों में उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करेगी। लोगों का कहना है कि अगर उपजाऊ जमीन बचाई गई तो फिर ये किशनगंज के किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। अब इस सब की नजर रक्षा मंत्रालय के फैसले पर टिकी है कि क्या सरकार किसानों की चिंता को समझते हुए फौजी कैंप के लिए कोई नया स्थान चुनेगी या नहीं। ये मुद्दा न सिर्फ जमीन का है बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कटिहार जिले में एक पुलिसकर्मी मात्र 200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जहां मतलब 6000 रुपये का चालान किसी व्यक्ति का काटा जा रहा था, जिसके एवज में पुलिसकर्मी 200 रुपये में ही मैनेज हो गया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, कटिहार से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली है। जहां पर कानून तोड़ने पर हजारों का चालान होना चाहिए था, वहां पर ट्रैफिक पुलिस खुद सौदेबाजी करती नजर आई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने यह दिखा
दिया है कि कैसे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब जब मामला सामने आया है तो फिर प्रशासन हरकत में जरूर आया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सिस्टम सुधरेगा या फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। जब बिहार के कटिहार जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर नियम तोड़ने वालों से मोटी रकम वसूलने की जगह महज 200 से 500 रुपए ही सब कुछ मैनेज किया जा रहा था। ये पूरा खेल सहायक थाना क्षेत्र के मनिहारी मोड़ पर चल रहा था, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड जवान मिलकर के चालान की रकम को सौदेबाजी में बदल रहे थे। जब वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक वाहन चालक को 6000 रुपए के चालान का डर दिखाया जाता है। चालक हाथ जोड़ करके माफी मांगता है और छोड़ देने की गुहार लगाता है। इसी दौरान पुलिसकर्मी उसे सरकारी चालान से बचने का नया रास्ता और आसान रास्ता बताते हैं। उसे कहा जाता है कि पास की एक चाय दुकान पर जाकर के 200 रुपए रख दो, सब ठीक हो जाएगा। आरोप है कि यही चाय की दुकान पूरे अवैध वसूली का कलेक्शन सेंटर बनी हुई थी। वीडियो वायरल होते ही पूरे जिले में हरकत मच गया। आम लोगों में गुस्सा साफ नजर आया, क्योंकि ये वही पुलिस है जो आम जनता से नियम पालन की उम्मीद करती है, लेकिन यहाँ पर खुद कानून के रखवाले ही कानून बेचते दिखे हैं। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। जब वीडियो के आधार पर दोनों ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। जब बताया जा रहा है कि जिस युवक से रिश्वत मांगी जा रही थी, उसी ने चोरी छिपे पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसी वीडियो के चलते पूरा मामला उजागर हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि जब नियम लागू करने वाले ही भ्रष्टाचार में डूबे हों, तो फिर आम जनता से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाए। जब लोग अब मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 1-2 लोगों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिया को बिहार बजट की बड़ी सौगात मिली है। यहाँ पर डिजिटल तारामंडल मॉडल स्कूल और मेडिकल कॉलेज से भविष्य यहाँ पर बदलेगा। जब पूर्णिया के लिए बिहार बजट इस बार उम्मीदों की नई रोशनी लेकर के आया है। सीमांचल के इस अहम जिले को शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सौगातें मिलने जा रही है, जिससे आने वाले समय में यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान होगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। जी हाँ, बिहार विधानसभा में पेश किए गए बजट में पूर्णिया को नई पहचान देने की दिशा में कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। जब बजट पेश होते हुए विजेंद्र प्रसाद ने साफ कह दिया है कि सरकार का फोकस गांव से लेकर के शहर तक विकास पहुंचाने पर है। इसी कड़ी में पूर्णिया को डिजिटल तारामंडल और स्पेस एंड एजुकेशन सेंटर की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। जहां अब तक बच्चों और फिर युवाओं को तारामंडल देखने के लिए पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा अपने ही जिले में मिलेगी। इससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और फिर नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीक से सीखने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। जब लंबे समय से अधूरे पड़े GMCH पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का काम जल्द पूरा करने की घोषणा की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं होने की वजह से गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता है। अगर ये पूरी तरह से चालू हो गया तो फिर गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही बनमखी इलाके में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का ऐलान किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर के आया है। करीब 36 साल से बंद पड़ी मिल यानी कि चीनी मिल के शुरू होने से गन्ना किसानों को सही दाम मिलेगा और फिर हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दोस्तों, किशनगंज खगरा रेड लाइट एरिया से देह व्यापार का एक बड़ा ही घिनौना खेल सामने आया है। यहाँ पर किशनगंज के खगरा रेड लाइट एरिया से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। लंबे समय से फरार चल रहे देह व्यापार रैकेट का मुख्य आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। जहां नाबालिग लड़कियों के शोषण और फिर जबरन देह व्यापार के इस गंभीर मामले में अब पुलिस को कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। जब माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती है और कई और नाम सामने आ सकते हैं। ये मामला न सिर्फ किशनगंज बल्कि पूरे सीमांचल के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। जब किशनगंज जिले के खगरा रेड लाइट एरिया से नाबालिगों के शोषण और जबरन देह व्यापार से जुड़े बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी कृष्ण खलीफा उर्फ कासिम खलीफा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। जब लंबे समय से फरार चल रहे इस सरगना के सरेंडर के बाद पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि पूरे रैकेट की सच्चाई सामने लाई जा सके। जहां आरोपी पर पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी और फिर जबरन देह व्यापार जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई है।
है जब पुलिस जांच में सामने आया है कि कृष्ण खलीफा खगरा इलाके में एक संगठित रैकेट चला रहा था, जहां नाबालिग लड़कियों को अलग अलग जिलों और राज्यों से लाया जाता था। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय और अररिया जिलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर, पांजीपरा और गुलाब बाग जैसे इलाकों से लड़कियों को बहला फुसला करके या फिर मजबूरी का फायदा उठा करके यहाँ लाया जाता था। बाद में उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये रैकेट कई वर्षों से सक्रिय था और इसमें कई छोटे बड़े लोग जुड़े हुए थे। जब पहले भी पुलिस की छापेमारी में कुछ लड़कियों को मुक्त कराया गया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य सरगना कृष्ण खलीफा फरार चल रहा था, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार दबाव और कार्रवाई के बाद आखिरकार उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में अंतर जिला और फिर अंतरराज्य तस्करी नेटवर्क के कई बड़े खुलासे होंगे, राज खुलेंगे। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि इस रैकेट को कौन कौन लोग संरक्षण दे रहे थे। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के जरिए तो आप लोग इलाज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आयुष्मान योजना में क्या क्या फ्री नहीं है? जी हाँ, आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री तो इलाज होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसमें फ्री नहीं दिया जाता है। हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग कार्ड होने के बावजूद भी अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि क्यों आखिर उनको अपने पॉकेट से खर्च करने पड़ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनते ही हर बीमारी का पूरा इलाज फ्री हो जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि इस योजना में कुछ इलाज और खर्च ऐसे भी हैं जो कवर नहीं किए जाते। अगर इनकी सही जानकारी ना हो तो फिर अस्पताल में जाकर के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं आयुष्मान कार्ड में किन बीमारियों और इलाज का खर्च नहीं मिलता है। दरअसल बात यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मकसद गरीब परिवारों को बड़े और फिर गंभीर इलाज में राहत देना है। यानी कि जब मरीज को अस्पताल में भर्ती होकर के इलाज कराना पड़े तब सरकार उसका खर्च उठाती है, लेकिन कुछ सामान्य और गैर जरूरी इलाज इसमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले बात करें ओपीडी इलाज की। अगर आप सिर्फ डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, दवा लिखवानी है या फिर हल्की जांच करानी है और अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो इसका खर्च आयुष्मान योजना में नहीं मिलता है। यानी कि आज आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताया, उसके बाद डॉक्टर जांच करने के लिए बोले, आप जांच कराए और दवाई लेकर के उसी दिन वापस आ गए, तो इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। जी हाँ, इसी तरह केवल टेस्ट कराने का खर्च भी कवर नहीं होता है। अगर आपने बिना भर्ती हुए ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर अन्य जांच करवाई है तो फिर उसका भुगतान आपको खुद करना होगा। हाँ, अगर डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती होकर के जांच होती है तो फिर वे कवर में आ सकती है। वहीं पर विटामिन, टॉनिक और फिर सामान्य दवाइयों का खर्च भी योजना में शामिल नहीं है। या ताकत बढ़ाने के लिए ली जाने वाली दवाएं या फिर सप्लीमेंट का पैसा खुद देना होगा। हालांकि अगर किसी गंभीर बीमारी में डॉक्टर जरूरी बताए तब कुछ मामलों में कवर मिल सकता है। वहीं पर दांत का सामान्य इलाज भी आयुष्मान योजना में नहीं आता है, जैसे दांत निकलवाना, उसके बाद भरवाना या सफाई करवाना। लेकिन अगर एक्सीडेंट, ट्यूमर या गंभीर चोट से जुड़ा मामला है तो कुछ इलाज कवर हो सकता है। वहीं पर इसके अलावा IVF यानी कि संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले इलाज का खर्च भी इसमें नहीं मिलता है। या कॉस्मेटिक इलाज जैसे सुंदर दिखने के लिए सर्जरी, मोटापा घटाने की सर्जरी, नाक या फिर चेहरे की बनावट बदलने का इलाज, टैटू हटवाना, वैक्सीनेशन जैसे खर्च भी योजना के बाहर है। वहीं पर आप बात करें किन लोगों को आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिलता है, तो ये योजना खास तौर पर गरीब और फिर कमजोर वर्ग के लिए है। इसीलिए सरकारी नौकरी करने वाले लोग, नियमित टैक्स देने वाले, ESIC और फिर PF सुविधा लेने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता है। वहीं पर आसान शब्दों में कहें तो फिर आयुष्मान योजना बड़े इलाज में मदद के लिए है, न कि रोजमर्रा की छोटी मेडिकल जरूरतों के लिए। इसलिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा इलाज इसमें फ्री है और कौन सा नहीं, ताकि जरूरत के समय किसी तरह की परेशानी ना हो।